अब हमारा टॉपिक आज से स्टार्ट हो रहा है रेक्टिफायर्स का। रेक्टिफायर क्या होते हैं? रेक्टिफायर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं एक प्योर एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में, ठीक है। या हम बोल सकते हैं एक ऐसा सर्किट जो एक बाई डायरेक्शनल वेव फॉर्म को एक यूनिडायरेक्शनल वेव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। जो ये रेक्टिफायर्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, या तो ये हाफ वेव होंगे या तो ये फुल वेव होंगे। तो आप फुल वेव में दो तरीके के होते हैं, सेंटर टैप और ब्रिज वेव, या आप लोग खुद पढ़ेंगे फुल वेव वाला। फुल वेव में खास इंपॉर्टेंस आप लोग इस वाले को देंगे, ठीक है। तो हम हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे सर्किट डायग्राम इसकी पहले बनाता हूँ, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे हर एक चीज़ को। तो इसमें हमारे पास एक ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है और इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा आउटपुट वोल्टेज है। ये हमारा डायोड है। तो अब क्वेश्चन है, हम लोगों ने क्यों ये ट्रांसफार्मर को यूज़ किया? तो इसका आंसर आप लोग बोलेंगे वाई ट्रांसफार्मर। हम लोग ये ट्रांसफार्मर इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं अगर हम ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं करते, ये 220 वोल्ट एसी डायरेक्टली इस डायोड के साथ कनेक्ट होता। और क्या डायोड 220 वोल्ट का वोल्टेज बेयर कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये वोल्टेज को रिड्यूस करता है। कैसे हम वो रिड्यूस करते हैं? वो ट्रांसफार्मर का अपना प्रिंसिपल है। यहाँ पे हम लोगों ने जो ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया है, ये 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर होता है, मतलब ये 220 वोल्ट को 12 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। तो अब हमारा जो ये इनपुट है 220 वोल्ट एसी, ये क्या है? ये है 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई। ये हमारा पॉजिटिव साइकिल होता है, ये हमारा नेगेटिव साइकिल होता है। तो अब हमारी जो एनालिसिस होगी वो होगी जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा और जब डायोड रिवर्स बायस होगा। फॉरवर्ड बायस कब होगा? जब पॉजिटिव साइकिल में होगा। पॉजिटिव साइकिल में ये रिवर्स बायस होगा नेगेटिव साइकिल में। पॉजिटिव साइकिल कहाँ से है? जब हमारा एंगल अल्फ़ा, अगर हम एंगल लेंगे वो 0 और पाई के बीच में एंगल ये है। अल्फ़ा अगर 0 और पाई के बीच में होगा तो वो पॉजिटिव में है, अगर वो पाई और 2 पाई के बीच में होगा तो वो रिवर्स बायस में है। तो ये मेरा सर्किट है। तो अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो ये ऐसे रहेगा। यहाँ पे मेरा इनपुट आएगा क्योंकि ट्रांसफार्मर लगाया है। तो देखो यहाँ पे इनपुट का प्लस मिल रहा है आउटपुट के प्लस से, इनपुट का माइनस मिल रहा है आउटपुट के माइनस से। इसका मतलब जो है, जो मेरा आउटपुट है वही मेरा इनपुट है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो अब हम फिर से इस डायग्राम को उठाएंगे। एक सेकेंड। अब हमारा केस क्या है? जब हम एक सेकेंड प्लीज़ छोड़ो। तो यहाँ पे अब क्या होगा? अब जब हम रिवर्स बायस केस में आएंगे, यहाँ पे अब मैं पूरा यहाँ से ट्रांसफार्मर लगाया, ठीक है। तो रिवर्स बायस केस में क्या होगा? ये डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा, ये। तो देखो यहाँ पे अब ये मेरा इनपुट है। इनपुट के और आउटपुट के बीच का जो ये कनेक्शन है यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो जो मेरा वी आउट है वो इस बार 0 वोल्ट आएगा क्योंकि कनेक्शन ही ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं वेव फॉर्म बनाना चाहूँगा, ये मेरा इनपुट था 0 से पाई 2 पाई, यह पॉजिटिव हाफ ही नेगेटिव हाफ। जो मेरा आउटपुट आएगा, आउटपुट 0 से पाई के बीच में क्या आ रहा है? इनपुट को फॉलो कर रहा है। तो 0 से पाई में ये इनपुट को फॉलो करेगा, पाई से 2 पाई में ये 0 है। तो ये होता है मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हम लोगों ने इसकी वर्किंग को ये एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब हमें इसकी एनालिसिस करनी है। क्या करनी है? एनालिसिस।
तो इसकी एनालिसिस में सबसे पहला टर्म जो हमें देखनी है वो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। ठीक, स्मॉल आई से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सर्किट है 220 वोल्ट, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, ये हमारा डायोड है, ये हमारा लोड रेजिस्टर है और ये हमारा आउटपुट है। सर्किट से याद होने चाहिए हर एक के। ठीक है, ये हमारा डायोड है, ये प्लस माइनस वी है। तो जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो क्या है, वो ये है 0 पाई 2 पाई। लेटस ये किसका ग्राफ है, साइन का। तो जो हमारा इनपुट है वो होगा हमारा, इसका पीक वैल्यू लेटस से इट इज़ Vm, सो इट इज़ Vm साइन अल्फ़ा हमारा इनपुट है। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट है। फिर से अब हमें पता है जब हम फॉरवर्ड बायस में होंगे या हम रिवर्स बायस में होंगे। फॉरवर्ड बायस में डायोड शॉर्ट सर्किट होगा, मगर जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है उसके अक्रॉस एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होती है, उस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को हम RF से डिनोट करते हैं। ये जो वो छोटी रेजिस्टेंस होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, KVL लगाएंगे। तो ये कितना KVL क्या आएगा जब हम फॉरवर्ड बायस में है, Vn माइनस, इसमें करंट अगर I फ्लो कर रही है तो वो आए स्मॉल I, हमें ये करंट चाहिए। तो इसमें ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अप टू करंट फ्लो कर रही है I इंटू RF माइनस I इंटू RL। एक सेकेंड प्लीज़। हेलो हेलो, यस, which company? Yes, I will call you in a while. Actually, I am busy right now. तो जो हमारा Vin है इसमें हम KVL लगा रहे हैं इस लूप में। तो Vin माइनस I इंटू RF माइनस I इंटू RL, वो जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, KVL लगा, सिंपल KVL। तो यहाँ से आप I का वैल्यू निकालो, वो आएगा Vin डिवाइडेड बाई RF प्लस RL। अब Vin किसके बराबर है, Vm साइन अल्फ़ा के डिवाइडेड बाई RF प्लस RL। तो जो ये है लेट अस से इसका Im है, ये लेट अस से दिस इज़ Im। तो I किसके बराबर आया, Im साइन अल्फ़ा के, वेयर Im इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, ये आया फॉरवर्ड बायस केस में। रिवर्स बायस केस में सीधे करंट आएगी 0, क्योंकि डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा, नो पाथ, तो ख़त्म। तो जो ये I है इसके दो वैल्यूज़ आए, एक वैल्यू आया Im साइन अल्फ़ा और दूसरा आया 0। ये कब आया, अब हमें देखना ये वैल्यू कब आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 0 से पाई के बीच में, जो हमारा फॉरवर्ड बायस था 0 से पाई के बीच में, ये आ रहा है पाई से 2 पाई के बीच में। ठीक है, तो ये था हमारा पहला, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। अब हमें निकालना है DC आउटपुट करंट। ठीक है, नंबर 2 DC आउटपुट करंट IDC। जो DC वैल्यू होता है वो वही बराबर होता है, DC वैल्यू हमेशा बराबर होता है एक एवरेज वैल्यू के। ठीक, हमें क्या निकालना है करंट का DC वैल्यू, वो होगा एवरेज वैल्यू क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाई पीरियड। तो ये IDC किसके बराबर होगा, हमारा एरिया कितना है 0 से 2 पाई, हमें करंट की करंट है पूरे एरिया में, हम करंट निकाल रहे हैं ना, तो D अल्फ़ा, और टोटल पीरियड है 2 पाई। कैसे है 2 पाई, क्योंकि हमारा इनपुट 0 से 2 पाई के बीच में है। तो इसको मैं ब्रेक करूँगा, मैं ये 1 डिवाइड बाई 2 पाई पहले बाहर रखता हूँ, इसको मैं ब्रेक करूँगा 0 से पाई ID अल्फ़ा प्लस पाई से 2 पाई ID अल्फ़ा। क्यों किया मैंने ये ब्रेक, क्योंकि मुझे पता है जो पाई से 2 पाई मेरे करंट का वैल्यू है वो 0 है। अब मुझे इस I का वैल्यू पता है, 0 से पाई के बीच में इस I का वैल्यू कितना है, Im साइन अल्फ़ा।
तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई आई एम साइन अल्फ़ा। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई और आई एम भी निकलेगा बाहर। इंटीग्रेशन करनी है हमें 0 से पाई साइन अल्फ़ा की, वो होती है माइनस कॉस अल्फ़ा 0 से पाई। ये बनेगा आई एम डिवाइडेड बाई 2 पाई और माइनस साइन भी एक बाहर आएगा। ये बनेगा कॉस पाई माइनस कॉस 0। ये बनेगा माइनस आई एम बाई 2 पाई। कॉस पाई होता है -1, कॉस 0 होता है 1। तो ये बनेगा माइनस आई एम बाई 2 पाई इंटू -2। माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, ये आया आई एम बाई पाई। ये आया DC वैल्यू ऑफ करंट, आया आई एम बाई पाई के बराबर। ठीक है, तो अब हमारा ऐसे ही तीसरा पैरा, ये पहले 3-4 पैरामीटर में अच्छे से डिराइव कराऊंगा, उसके बाद हम नोट्स पे जाएंगे, फिर हम नोट्स से ही देखेंगे। अब हमें निकालना है RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। जो RMS होता है, RMS वैल्यू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई 0 से 2 पाई आई स्क्वायर डी अल्फ़ा। ऐसे ही निकालते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, तो ये मैं नोट्स पे ही दिखाता हूँ, हर एक डिराइवेशन करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये बेसिक डिराइवेशन से ये आप लोगों को आनी चाहिए, जहाँ पे मुझे लगेगा मुझे बोलना चाहिए क्या स्टेप नहीं आप लोगों को समझ आएगा, वो मैं वहाँ पे समझा दूँगा। ठीक है, देखो आई स्क्वायर का वैल्यू, इसको भी हमने ब्रेक किया। आई, हमें आई का वैल्यू पता है ना, 0 से पाई के बीच में आई एम साइन अल्फ़ा है और पाई से 2 पाई के बीच में 0 है, तो हमने इसको फिर से ब्रेक किया, तो ये टर्म तो फिर से 0 हो गई। अब आई कितना है, आई एम साइन अल्फ़ा। आई स्क्वायर कितना होगा, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब हमें पता साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे वही हमने पुट किया है, ये देखो। तो यहाँ से 2 भी हम बाहर लेंगे, या इसने पहले 1/2 को अलग से किया है, इसको अलग से किया है, तो वहाँ से सीधे आप इंटीग्रेशन बेसिक है, बस ये पता होनी चाहिए फार्मूला क्या यूज़ की, फिर बेसिक इंटीग्रेशन से हमें RMS का भी वैल्यू आएगा। ठीक है, फिर RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट I-RMS, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, पल्सेटिंग DC आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जो पल्सेटिंग DC होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ AC और DC होता है। जो करंट होती है वो DC कंपोनेंट प्लस AC कंपोनेंट होती है। DC कंपोनेंट होता है IDC और जो AC कंपोनेंट है ये I-, तो I आया इसके बराबर। यहाँ से I किसके बराबर आएगा, I-, I माइनस IDC। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, तो I-RMS क्या आएगा, RMS वैल्यू ऑफ I-। ठीक, तो I-RMS आएगा I- स्क्वायर, ये I- किसके बराबर है, I माइनस IDC। तो यहाँ पे हमने यही किया है। तो अब यहाँ पे फिर से ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको बेसिक मैथमेटिक्स करके सिंप्लीफाई करना है। बस यहाँ पे देखना था कि जो ये I होता है ये I- होता है, I माइनस IDC होता है। क्यों होता है I माइनस IDC, क्योंकि जो करंट होती है उसमें हमें DC कंपोनेंट भी होता है, AC कंपोनेंट भी होता है। DC कंपोनेंट का एवरेज वैल्यू IDC होता है, AC का हम लोगों ने अज्यूम किया I- है, और I तो पता ही है, तो यहाँ से हमें I- मिल गया। फिर वो हमने फार्मूला में पुट किया, फिर बेसिक मैथमेटिक्स लगा के वैल्यूज़ निकाली। ये एक न्यूमेरिकल है, ये भी आप एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकल्स आप लोग खुद से देखेंगे। ठीक है, तो ये इसका मैंने यहाँ पे सोल्यूशन किया है, ये इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल। या तो ये दो ये ऐसे आ सकता है, कोई क्वेश्चन हो, जैसे क्वेश्चन 1 होगा 7 नंबर का, कुछ होगा एक्सप्लेन द वर्किंग एंड दिस एंड डिराइव द आउटपुट RMS करंट, I-RMS, I-RMS, IDC। तो ये हो सकता है डिराइव करो, और पार्ट भी हो सकता है 3 नंबर का, ये न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमारे पास रिपल फैक्टर होता है। रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर रिप्रेजेंट्स द अनडिजायर्ड AC कंपोनेंट प्रेजेंट इन द आउटपुट रेक्टिफायर। जो अनडिजायर्ड AC कंपोनेंट्स होते हैं हमारे आउटपुट में, उसको हम रिपल फैक्टर से डिनोट करते हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ AC कंपोनेंट और द रिपल प्रेजेंट इन द आउटपुट। देखो जैसे ये है, इसमें हमें बहुत सारे रिपल्स देखने को मिल रहे हैं, इसमें रिपल कम हो रहे हैं, इसमें रिपल कम हो रहे हैं, इस स्ट्रेट आ गया ना ये DC वैल्यू, इसमें रिपल ही नहीं है। ठीक, मैथमेटिकली हम चाहते हैं आइडियली हमारा जो ये रिपल है ये 0 हो। ठीक है, अब इस रिपल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, R जो होता है ये होता है RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट। AC कंपोनेंट का RMS वैल्यू मतलब जो हमने अभी I- निकाला ना, I माइनस IDC, तो फिर वहाँ से हमने I- RMS निकाला अभी ऊपर, ये देखो ये I- RMS। इसको डिवाइड क्या करना है,
रिपल फैक्टर होता है दिस वैल्यू डिवाइड बाई DC वैल्यू डिवाइड बाई आई DC वैल्यू भी हमने ऊपर निकाला ना, डिराइव किया Im/पाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक चीज़ देखने लायक है, ये मैं समझाता हूँ। देखो जो ये रिपल फैक्टर आया R, जो ये रिपल फैक्टर R आया, ये होता है I-RMS डिवाइडेड बाई IDC के बराबर। और जो हमें I-RMS आया है अभी ऊपर, वो हमने जो आप लोग जो डिराइवेशन करोगे वो आएगा I² RMS माइनस I² DC के बराबर डिवाइडेड बाई IDC। जो ये रिपल फैक्टर R आएगा, ये नीचे वाली टर्म अंडर रूट में नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे को अंडर रूट में लाऊंगा। उसके लिए मुझे नीचे वाले को स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कटेगा, ये फिर से वही बनेगा, ठीक है। तो मैंने इस पूरे को अंडर रूट में लाया और इसको स्क्वायर किया। तो अब क्या करूँगा, मैं I² RMS को अलग डिवाइड करूँगा IDC के स्क्वायर से, माइनस I² DC को IDC के स्क्वायर से। ये और ये कट गया, ये बन गया 1। इस R को अब इसको मैं I/RMS डिवाइड बाई IDC का होल स्क्वायर करूँगा, क्योंकि इसको भी स्क्वायर है इसको भी स्क्वायर है, -1, ठीक। तो ये स्टेप यहाँ पे दिखाना था मुझे, समझ आता कि नहीं। अब जो I/RMS का वैल्यू है वो होता है Im/2, ये अभी हमने डिराइव किया। और IDC क्या आया था, Im/पाई, इसका स्क्वायर -1। Im से Im कट गया, तो जो R आया वो आएगा अंडर रूट पाई/2 का स्क्वायर -1। इसको कैलकुलेटर पे डालो, ये आएगा 1.21 के बराबर। मगर जो रिपल फैक्टर आइडियली होता है वो लेस देन 1 होना चाहिए। ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि मेरा AC कंपोनेंट DC कंपोनेंट से बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इन हाफ वेव रेक्टिफायर AC कंपोनेंट इज स्ट्रॉन्गर देन DC कंपोनेंट बिकॉज R इज ग्रेटर देन 1। देयरफॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इज़ नॉट एन आइडियल चॉइस फॉर रेक्टिफिकेशन। तो अगर हमें रेक्टिफिकेशन करनी होगी, हम कभी भी हाफ वेव रेक्टिफायर को यूज़ नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है इस पर कि वाई हाफ वेव रेक्टिफायर इज़ नॉट एन आइडियल चॉइस फॉर रेक्टिफिकेशन। इसका आंसर मैंने आप लोगों को बोला, बिकॉज रिपल फैक्टर इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ से ये बात एफिशिएंसी हम दिखाता हूँ। ये इनपुट पावर आपको पढ़ना खुद। देखो एफिशिएंसी इज़ द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द रेक्टिफायर टू कन्वर्ट इनपुट पावर इनटू DC पावर। तो एफिशिएंसी होता है DC आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर, PDC डिवाइड बाई इनपुट PI इंटू 100। DC पावर क्या होता है, पावर किसके बराबर होता है, I² इंटू R। तो DC है I² DC इंटू R डिवाइड बाई इनपुट पावर क्या होगा, जो वो अभी आप लोग जो ऊपर डिराइव करोगे, ये ठीक पुट किए ये वैल्यूज़, इन सब के वैल्यूज़ अभी हम डिराइव किए हैं। तो वहाँ से जो एफिशिएंसी आएगी वो ये आएगी। और अगर हम आइडियली क्या होता है, डायोड आइडियली ज़ीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो ये ज़ीरो होगा। तो वहाँ से एफिशिएंसी जो हाफ वेव रेक्टिफायर की आएगी वो 40.5% आती है। ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितना है। और इंटरव्यू में यूजुअली पूछा जाता है, या इंटरव्यू के अगर आप मॉक एग्ज़ाम एग्ज़ाम्स देते हो तो रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर कितना है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है। तो ऐसे ये बाकी चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, ये उतने ये नहीं है, ये आप लोगों को समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाँ, और ये इंपॉर्टेंट है फॉर्म फैक्टर, ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ RMS एंड द एवरेज वैल्यू। तो RMS वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू अगर हम करेंगे तो हमें फॉर्म फैक्टर मिलेगा। तो RMS वैल्यू होता है Im/2, एवरेज वैल्यू होता है Im/पाई, पाई से पाई आया पाई/2। तो फॉर्म फैक्टर हमें 1.57 आया, ठीक है। बस ठीक है। अब अगले वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल ये देखेंगे, उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर आप लोग खुद से पढ़ेंगे। इसके बाद हम BJT स्टार्ट करेंगे। अगर कोई भी डाउट होगा आप लोगों को, कोई डिराइवेशन में कहीं पे समझ नहीं आएगा, या आप चाहते हैं कि मैं इनकी भी वीडियोस पूरे डिराइव करूं, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी होगी। थैंक यू।